नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूं और हम पढ़ रहे हैं भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हमने बहुत सारी डिस्कस कर ली हैं। बस कुछ बातें हमारी बाकी थी और उसमें जो बाकी रहा था वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो थे वो जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए, इस प्रकार की बातें हमें आज करनी है। तो उसके लिए अभी हम जल्दी से जुड़ेंगे। जय हिंद सभी को। कुलदीप सिंह राम राम भाई, चलो शाबाश, जल्दी जुड़ जाओ। सतपाल कुमार राम राम भाई। मेहनती बालक गुड इवनिंग, राम राम भाई, राम राम सबको, राम राम नमस्ते। चलो जल्दी आ जाओ। कुलदीप सिंह राम राम, राम राम, राम राम बेटा, राम राम सभी को, बहुत बहुत प्यार स्नेह आपको। चलो जल्दी करें शुरू क्लास। सब बच्चे आ गए? ओके ओके ओके। सतपाल राम राम भाई, राम राम। ओके करें शुरू। चलो सुनना शुरू कर दो। आप जल्दी से अपने कमेंट जितने करने हैं वो जल्दी कर दो, 1-2 मिनट में ही, फिर बात को शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे वो जम्मू और कश्मीर की ही करेंगे। जम्मू और कश्मीर, आपको भी पता है जम्मू और कश्मीर जो था वो आपका पहले ये एक स्टेट था, ये वाला एक स्टेट था और फिर सरकार ने इसके 2 यूटी बना दिए, 2 यूटी बना दिए। अब एक लद्दाख यूटी हो गया और एक जम्मू कश्मीर यूटी हो गया। आपको पता है लद्दाख जो है वो बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर जो है वो आपका क्या है भी, हाँ भाई। तो देखे, मैंने सोचा कोचिंग से फोन आ गया था, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। नेहा, नेहा कटारिया, बिल्कुल थैंक्स आपको। हाँ प्रदीप कुमार, नमस्कार जी, नमस्कार सभी को, नमस्ते, राम राम। चलो करते हैं शुरू। हमारा जम्मू और कश्मीर की बात हम आज करने वाले हैं। वैसे आपको इसको डिटेल से पॉलिटी वाले सर पढ़ाएंगे। आपको थोड़ी बात बता देता हूं, याद रखना 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 वो तारीख थी जब गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 राज्यसभा में पेश किया था। तो याद सवाल पूछ ले जाए, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा में कब पेश किया गया? 5 अगस्त 2019 को। और इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए। और ये जो अधिसूचना थी ये आपकी 31 अक्टूबर 2019 को अंतिम रूप से लागू हुई। सवाल आ जाए कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो आपका उत्तर आएगा 31 अक्टूबर 2019 आएगा। और अनुच्छेद 239 ए, अनुच्छेद 239 के तहत तो लद्दाख और अनुच्छेद 239 ए के तहत जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी बने। अगली बात आपको काम की याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और आपको यह भी पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो होगा वो विधानसभा के 7 यूटी रहेगा और जम्मू कश्मीर में 107 विधानसभा सीट होंगी, जो जिसमें से 24 सीट जो हैं वो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के लिए खाली रहेंगी। क्योंकि हमारे अमित शाह जी ने यह कहा है कि जैसे ही पीओके में सामान्य स्थितियां होंगी हम वहां चुनाव कराएंगे और वहां से हमारे जम्मू कश्मीर विधानसभा के एमएलए जो हैं
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो चुन के आएंगे। आपको ये बात पता होगा। अभी जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कितनी सीट होंगी? 5। राज्यसभा की कितनी होंगी? 4। और जम्मू कश्मीर में अभी जिले कितने हैं? 22 जिले हैं। और जो आपका पीओके ना, ये वाला इतना भाग पीओके होता है, ये पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। और मीरपुर और मुजफ्फराबाद ये पीओके में, अभी ये मीरपुर और मुजफ्फराबाद जो हैं वो जम्मू कश्मीर का भाग होंगे। मीरपुर और मुजफ्फराबाद जो हैं वो किसके भाग होंगे? जम्मू कश्मीर के। ये हमारी बात थी। इतनी बात आपको समझ में आई हो तो जल्दी बताओ। रेखा गुड इवनिंग भी। हाँ, करें शुरू बात लिखनी। जो बातें मैंने बताई वो सुनो। हाँ, 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया। पुनर्गठन अधिनियम पेश किया। किसने किया? अमित शाह जी ने। कब किया? 5 अगस्त 2019 को। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। और पहले कहां पेश किया गया था? राज्यसभा में। फिर आपका लोकसभा से पास किया गया, है ना। इस अधिनियम के तहत J&K जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या घोषित कर दिया गया? यूटी घोषित किया गया। इसका मतलब होता है यूनाइटेड टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। बिल्कुल सही बात है। अब हाँ, लिख रहे हैं भाई, अभी लिख रहे हैं ना। अभी आपको साथ साथ लिखना है। जैसे मैं लिखना शुरू करता हूं तो आपको लिखना है, और जब मैं बता रहा होता हूं आपको सुनना है, क्योंकि पहले आप सुनेंगे फिर आप लिखेंगे, तभी आपको याद होगा। बिल्कुल ये वाली बात है। अब देखो, ये अंतिम रूप से जम्मू कश्मीर यूटी बना कब? यही तो काम की बात है। ये वाला सवाल तो पूछे ना पूछे, ये वाला जरूर पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को यह अधिनियम अंतिम रूप से लागू हुआ। यह अधिनियम अंतिम रूप से लागू हुआ। याद रखना, मतलब क्या होता है? कोई भी नियम राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे, तभी तो वो नियम बनेगा। तो इसलिए इसमें इतनी देरी हुई। और ये 31 अक्टूबर 2019 को आपका जम्मू कश्मीर जो है ये क्या बन गया? ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। सुरेंद्र कटारिया जी गुड इवनिंग, नमस्ते भाई। हाँ, अगली बात पे चले। अगली बात हमारे लिए यह सवाल पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 239A। ये 239A है। 239 में पहले लद्दाख बना था, फिर आपका जम्मू कश्मीर बना है। याद रखना, अनुच्छेद 239A के तहत J&K यूटी बना। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना, और 239 के तहत लद्दाख बना। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात, अब जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ यूटी होगा। विधानसभा के साथ यूटी होने का मतलब यह है कि इसका मुख्यमंत्री होगा। अभी मुख्यमंत्री बन भी गया, वहां चुनाव भी हो गया। हाँ, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली का अपना मुख्यमंत्री होता है। आप दोनों बताओ, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है? दोनों के नाम कमेंट करो जल्दी से। हाँ,
उसके बाद आपको बतानी है अभी विधानसभा की सीट कितनी होंगी। विधानसभा की सीट होंगी 107, 107। ओके, और इनमें से 24 पीओके के लिए आरक्षित रहेंगी, आरक्षित रहेंगी। इनमें से 24 जो रहेगी वो पीओके के लिए आरक्षित रहेंगी, खाली रहेंगी, रिक्त रहेंगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं रिक्त रहेंगी, खाली रहेंगी, क्योंकि पीओके में तो अभी हम वोट कैसे डलवाएंगे, वो तो अभी कहाँ है, वो तो अभी पाकिस्तान का भाग है। लेकिन जब भी हमारे पास आएगा हम डलवा देंगे। फिर लोकसभा की सीट कितनी होंगी जम्मू कश्मीर में? लोकसभा की होंगी 5, और आपकी राज्यसभा की कितनी होंगी? राज्यसभा की सीट होंगी 4। याद रखना। आपके वर्तमान जिले कितने? वर्तमान जिले अभी जम्मू कश्मीर में कितने जिले? 22 जिले। इन 22 जिलों में से 2 जिले आपको नाम याद करने। कौन से याद करने? तो मीरपुर, मीरपुर व मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद। मीरपुर और मुजफ्फराबाद जो है ना आपके, मीरपुर और मुजफ्फराबाद, ये पीओके में स्थित हैं, पीओके में स्थित। ये दोनों जिले भी किसके भाग होंगे? जे एंड के भाग होंगे, जे एंड के भाग होंगे, जे एंड के भाग होंगे। ये दोनों, आपको इस बात का पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बताया भाई, गीत नाम लिखा हुआ है एक बच्चे का। जम्मू कश्मीर में अभी उमर अब्दुल्ला सीएम हैं, और दिल्ली में और कमेंट कर दो। ये आपकी बात थी, इतनी बात समझ में आ गई। बाकी बातें हम नहीं करेंगे, पॉलिटी की बात बेटा, और जो बातें हैं वो आपके पॉलिटी वाले सर आपको डिस्कस करेंगे। यहां हम जो है ना वो सामान्य सी बातें डिस्कस कर रहे हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। चलो और बताओ, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? बताओ। रेखा गुप्ता, सही बात है भी, रेखा गुप्ता है। अब आप मुझे एक बात और बताओ, लद्दाख के बारे में आप क्या जानते हो? लद्दाख के बारे में आप क्या जानते हो? लद्दाख में तो 2 ही काम की बात है। हाँ, लद्दाख में तो 2 ही काम की बात है, वो भी बता देते हैं। लद्दाख, लद्दाख जो है वो बिना विधानसभा के, बिना विधानसभा के यूटी होगा। मतलब यहां विधानसभा नहीं होगी, यहां कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। एक बात और भी है, सरकार भी ये स्पष्ट कह चुकी है कि जम्मू कश्मीर तो जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश से वापिस राज्य बनेगा, और लद्दाख हमेशा क्या रहेगा? यूटी रहेगा। ये इन्होंने सिस्टम बनाया है भाई। पीओके को हमने पहले की क्लास में बताया बेटा। हाँ, लद्दाख अभी फिर से बता दूंगा। लद्दाख जो है आपका वो क्या रहेगा? बिना विधानसभा के यूटी रहेगा, और अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश घोषित, केंद्र शासित प्रदेश घोषित। पहला याद रखना कि आपके लद्दाख जो है वो पहले क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239, और जम्मू कश्मीर 239A में बना है। साथ साथ लिखते जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
अगली बात देखो, इसके बाद इसमें दो जिले होंगे, दो जिले, एक तो होगा लेह और एक होगा कारगिल। कारगिल, लेह और कारगिल। अभी इनके डाटा जो है वो व्यवस्थित तरीके से जो है क्षेत्रफल के आए नहीं है, तो ऐसा कहा जाता है। अब एक बात और कहा जाता है, पीओके का अधिकांश भाग पीओके का अधिकांश भाग लद्दाख का भाग होगा। किसको छोड़ के? केवल मीरपुर व मुजफ्फराबाद को छोड़कर इन दो जिलों को छोड़ के पीओके जो भी है वो लद्दाख का भाग होगा। ये बात भी सही है। लद्दाख की राजधानी कहां होगी? लेह। लेह, ये लेह इसकी राजधानी है भाई, बिल्कुल सही बात है। और बताओ, और कोई पेपर में आने वाली बात तो इधर से बनती नहीं है भाई। और हमने केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी कल कराई दिया था, चंडीगढ़ दिल्ली का कराना क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमने कराई दिए, एक दादरा नगर हवेली और दमन और दीव और करा देते हैं। चलो, दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप। दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप, ये आपका पहले अलग अलग था, पहले ये वाला अलग था, फिर ये वाला अलग था। दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली दोनों जो थे वो अलग अलग थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को एक कर दिया। 26 जनवरी 2020 को इनका गठन हुआ। क्यों हुआ दोनों को एक? तो 26 जनवरी 2020 को ही किया गया है। बिल्कुल सही बात है। ये है कहां? तो आप देखोगे, अभी मैप में दिखाता हूं आपको, गुजरात व महाराष्ट्र की सीमा पर। बिल्कुल सही बात है, इन दोनों की सीमा के ऊपर है ये। देखो आप, ये रहे, ये आपका देख रहे हैं, ये थोड़ा सा भाग इधर वाला इतना, और ये इसकी राजधानी है दमन। बस इतना ही क्षेत्र है, ये इतना ही क्षेत्र है। हाँ, बात क्लियर है? गुजरात में महाराष्ट्र की सीमा पे। वैसे 2011 की जनगणना जब हुई तब ये अलग अलग थे, और उस समय आपको एक बात का पता हो तो दादरा नगर हवेली जो है ना, वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश था। अब ये सवाल बनने का मतलब भी नहीं है, तो ये आपके केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो कंप्लीट हो गए भी। अब हम जो बात करेंगे वो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और कोई बात है तो बताओ जो आपको इससे संबंधित पूछनी हो। हाँ भाई, लद्दाख की राजधानी ले, ये सब आपने कमेंट कर दिया। अभी किसी को इससे संबंधित, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कोई और बात पूछनी हो तो बता दो, फिर हम अगली बात शुरू करेंगे। कर दूं? ओके, चलो शुरू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया, भारत के भौतिक प्रदेश। अच्छा, आप कहोगे उतना ही पढ़ा दूंगा, पहले कमेंट करके बताओ कि ये टॉपिक कितने क्लास में पढ़ाना है। आप ये कहोगे सर 5 में पढ़ा दो तो 5 में पढ़ा दूंगा। आप ये कहोगे सर 10 में पढ़ा दो 10 में पढ़ा दूंगा। आप ये कहो सर 20 में पढ़ाना है तो 20 में पढ़ा दूंगा। जितना कहोगे उतना ही पढ़ा देंगे। हाँ, ओके भी। सबसे पहली बात तो आपको एक बात समझनी है कि भारत के भौतिक प्रदेश समझने से पहले हमें एक बात समझनी है कि भारत बना कैसे। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, पृथ्वी पर प्रारंभ में ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर
प्रारंभ में एक महाद्वीप था ये वाला, और इसका नाम था पेंजिया। पेंजिया, इसका नाम था पेंजिया, और इसके चारों ओर आपका जल था, और इसका नाम था पेंथालासा। पेंथालासा। ये आपको किस समय की बात है, ये आपके ज्यादा काम की नहीं होती। कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग की बात है ये। कार्बोनिफेरस युग तक पृथ्वी पर एक महाद्वीप था पेंजिया, और एक महासागर था पेंथालासा। अभी सवाल जब भी आएगा पॉपुलेशन का, वो तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही आएगा। तो 2011 में जो जनगणना थी वही उत्तर आएगा बेटा। HCS लेवल तक करा दो सर, वकील साहब बिल्कुल करा देंगे। ठीक है भाई, अभी आप सुनना शुरू करें। एक सवाल यह होता है कि पेंथालासा का अर्थ क्या था। इस शब्द का अर्थ था जल ही जल, मतलब बहुत बड़ा जलीय भाग, सारे महासागर एक स्थान पे थे, तब इसका नाम था जल ही जल। पेंसिया का अर्थ था संपूर्ण, संपूर्ण स्थल मंडल, संपूर्ण स्थल मंडल, या आप कह सकते हो महाद्वीपों का एकीकृत रूप। एकीकृत रूप, ओके। अब सुनो, इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद इस पेंजिया का विघटन हो गया, इस पेंजिया का विघटन हो गया, और आपका जो पेंजिया है वो दो भागों में बट गया। पेंजिया दो भागों में बट गया। अब ये ऊपर वाला भाग जो है ये कहलाया आपका लारेसिया, लारेसिया, और नीचे वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। अभी आपको बताऊंगा आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। ये गोंडवाना लैंड कहलाया, और इसके बीच में एक नया सागर बन गया, ये वाला, इसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर मतलब देखो, एक महाद्वीप के दो महाद्वीप बन गए। एक महाद्वीप था, जैसे दो बने तो एक नया महासागर बन गया बीच में, उसका नाम हो गया टेथिस सागर, और ऊपर वाला भाग हो गया लारेसिया, और नीचे वाला भाग हो गया गोंडवाना लैंड। समझ में आया बात। अनूप सिंह बताओ भी। हाँ, ऊपर वाला भाग लारेसिया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, अब बीच वाला टेथिस सागर। तो आम में क्या होता है, ऐसे सवाल पूछते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, भारत का हिमालय किसका भाग है, भारत का उत्तर का मैदान किसका भाग है। तो ये आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे लारेसिया, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर, पेंथालासा। तो कौन किससे बना ये आपको देखना है। ये जो बात है ना बेटे, ये सब्जेक्ट की बात है, अलग क्यों हुआ। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ये जीके में सवाल नहीं आता, तो आप जानना चाहते हो तो फिर हमारी फर्स्ट ग्रेड वाली क्लास में आपको बात करनी पड़ेगी। इसका थोड़ा बता देता हूं 1 मिनट के लिए। हमारी पृथ्वी के अंदर जो है ना, हमारी पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव यूरेनियम, थोरियम जैसे पदार्थ होते हैं, और जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है तो वो विखंडित होते हैं, और उनसे सैवनीय तरंग ऊपर उठती है, और वो सैवनीय तरंग इस स्थल मंडल से टकराती है, और स्थल मंडल से टकरा के जिधर सवनीय मंडल जाती है उधर ये ऊपर वाला भाग जो है वो चलता है। आपको पता होगा भारतीय प्लेट हर साल 2.5 सेंटीमीटर हिमालय के नीचे चली जाती है। भारत चल रहा है, किधर जा रहा है, हिमालय की तरफ। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय प्लेट टक्कर मारती है, भारतीय प्लेट टक्कर मारती है। तो ये वाली बात होती है, इसको इतना डिटेल से नहीं बात करेंगे बेटा, ये तो फिर सब्जेक्ट की बात हो जाएगी, ज्योग्राफी लेवल की। हाँ, अभी हम जो बात है वो सामान्य मतलब 2nd ग्रेड तक की बात कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती में 2nd ग्रेड तक की। हाँ हाँ, अभी अफ्रीका में पार्टीशन हो रहा है। अफ्रीकन प्लेट जो है उसके बीचों बीच उसका विभाजन हो रहा है, जिसके कारण भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अंगारा लैंड, बेटा इसका नाम जो होता है ना, अंगारा लैंड एक्चुअली होता नहीं है। अब आप लारेसिया इसका सही नाम है, अब लारेसिया का ही नाम अंगारा लैंड होता है, लेकिन इसका वैलिड नाम जो है वो लारेसिया है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। आपके सभी के ऑप्शन में देखता हूं, जिसके मन में जो बात आती है वो लिख दिया करो, वो मेरा काम है उसको एक्सप्लेन करना। फिर ये कब की बात है, तो ये बात है कार्बोनिफेरस युग के
प्रारंभ की, ये बात भी आपको याद नहीं करनी है। अब क्या हुआ, इस वाले, अब ये टूट गए, अब इसके बाद आपका जुरेसिक युग आएगा, जुरेसिक युग, और तब आपका ये लारेसिया गोंडवानालैंड भी टूटेंगे। अब हम केवल भारत की बात करेंगे तो भारत का जो भाग है वो यहां से टूट के आया, ये वाला, इतना भारत यहां से टूट के आया। इतने भारत का मतलब आप समझ गए, इतने भारत का मतलब ये वाला भारत, और ये वाला भारत हमारे कौन सा होता है, प्रायद्वीपीय भारत। तो याद रखना है आपको, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवानालैंड से टूट के अलग हुआ, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवानालैंड से टूट के अलग हुआ, और ये टूट के ऊपर आया, इसने इस टेथीस सागर के टक्कर मारी, और जब टेथीस सागर के टक्कर मारी तो जो टेथीस सागर था उसमें जो मिट्टी थी उस मिट्टी में मोड़ पड़ गए, और जैसे मोड़ पड़े तो टेथीस सागर से आपका हिमालय बना। बात समझ में आई क्या? एक बार अगले पेज पे दोबारा से बताऊंगा, इतना क्लियर समझ लो आप। इससे गोंडवानालैंड से प्रायद्वीपीय भारत अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, नीचे वाला महाद्वीप अंटार्कटिका अलग हुआ, है ना, अंटार्कटिका, इधर वाले भाग से अफ्रीका अलग हुआ, और ये वाला दक्षिण अमेरिका अलग हुआ। जब आपके वर्ल्ड जीके भी आती तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा भाग गोंडवानालैंड से नहीं बना, तो गोंडवानालैंड से कौन बना, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, 5 भाग जो है वो गोंडवानालैंड से बने। और लारेसिया जो है उससे एक महाद्वीप ये वाला टूट के इधर चला गया, और इससे बना उत्तरी अमेरिका, और ये यूरोप और एशिया आज भी साथ हैं, इसीलिए इनको कहते हैं यूरेशिया। और जब इनमें उत्तरी अमेरिका जुड़ जाता है तो वो हो जाता है लारेशिया। उम्मीद कर रहे सर अच्छे से करवाना। बेटा अभी जो करा रहा हूं वो अच्छा नहीं करा रहा क्या? एक बार आप वापिस लिखो। हाँ, ये वाली बात समझ में आई। अब क्या हुआ, लारेसिया से एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अलग हो गया, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अलग हो गया, और एक ये यूरोप और एशिया ये वाले हो गए, इसका नाम हो गया यूरेशिया। आपको याद रखने हैं, उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया किससे अलग हुए, लारेसिया से। और नीचे वाले भाग जो है आपके वो किससे अलग हुए भी, वो आप देखोगे तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका गोंडवानालैंड से, ये आपका अफ्रीका गोंडवानालैंड से, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत गोंडवानालैंड से, ये आपका ऑस्ट्रेलिया गोंडवानालैंड से, और ये वाला अंटार्कटिका महाद्वीप गोंडवानालैंड से। ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये अफ्रीका आ गया, ये साउथ अमेरिका आ गया, और ये केवल प्रायद्वीपीय भारत आ गया। तो इस प्रकार आपको बात समझ में आ गई। थैंक्स बेटा, आप जो पॉजिटिव कमेंट करते हो उनके लिए, लेकिन जिसको अच्छा लगे वही किया करो। बेटा मैं ज्योग्राफी में 2010 का नेट क्वालिफाई हूँ, अभी नहीं किया मैंने, बहुत साल हो गई मेरे को नेट किए, और पिछले 15 साल से मैं ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जीके नहीं पढ़ा रहा, एज ए सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अगली बात पे इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम भारत की ओर चलेंगे, तो हमारे जो मामला क्लियर हो गया वो क्या हुआ, हमारे मामला ये क्लियर हुआ भाई, अभी हमारे क्लियर क्या हुआ, हमारे क्लियर ये हुआ, ये जो भारत है ना, ये जो भारत है इसको हम अभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भारत बना कैसे। तो क्लियरली बात ये है कि ये जो भारत है आपका ये वाला, इसमें से ये भाग जो है ना, इसके नीचे वाला, ये तो बना गोंडवानालैंड से, गोंडवानालैंड से, और ये हिमालय, हिमालय आपका हिमालय, और उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, ये दोनों किससे बने, हिमालय और उत्तर का मैदान, ये दोनों बने टेथिस सागर से, टेथिस सागर से।
तो आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर में मोड़ पड़ने से हुआ। उत्तर के मैदान का निर्माण किससे हुआ? टेथिस सागर से। ये लाइन हमने ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे खींची है, आप इसकी एग्जैक्ट खींचोगे ना तो ये ऐसे खींच जाएगी, ऐसे, ये ऐसे खींच जाएगी, ऐसे। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड से बना है, ये गोंडवाना लैंड से बना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपके 3 सवाल क्लियर हो गए। हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर से। उत्तर के मैदान का टेथिस सागर से। प्रायद्वीपीय पठार का गोंडवाना लैंड से। बस मैं 3 बात आपको समझाना चाह रहा था, आपके दिमाग में ये क्लियर हो कि गोंडवाना लैंड क्या था, टेथिस सागर क्या था और लारेशिया क्या था। भारत में लारेशिया से कुछ नहीं बना, ऊपर वाला भाग जो यूरेशिया वाला है वो जो है वो लारेशिया से बना। याद रखना, ये गोंडवाना लैंड जो है ये उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है और इसी ने टेथिस सागर के टक्कर मारी, तभी हिमालय बना। और आज भी ये टक्कर मार रहा है। भारतीय प्लेट आज भी 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर और इसके नीचे चली जाती। किसके नीचे चली जाती है? हिमालय के नीचे। और इसीलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। ओके, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उनको थोड़ा ध्यान से सुने। वर्तमान अनुमान के अनुसार, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु 46 करोड़ वर्ष है। पृथ्वी की आयु कितनी है? 46 करोड़ वर्ष। पृथ्वी की आयु कितनी है अभी? 46 करोड़ वर्ष है। ठीक है, अगली बात, करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, एक्चुअली में पहले प्रायद्वीपीय भारत ही था, बाकी तो सब बाद में बने। भारतीय प्लेट भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के दक्षिण में थी, भूमध्य रेखा के दक्षिण में थी। करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्लेट प्रायद्वीपीय भारत या भूमध्य रेखा के दक्षिण में थी, है ना। तथा ऑस्ट्रेलिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी इसी का भाग था, इसी का भाग था। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले आपस में जुड़े हुए थे, फिर अलग अलग हुए। तो याद रख लेना, सवाल आ गया ऑस्ट्रेलिया किससे अलग हुआ है? प्रायद्वीपीय भारत से। यह सवाल आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया किससे अलग हुआ है? प्रायद्वीपीय भारत से अलग हुआ है। यह बात भी क्लियर है? हाँ, अब आपका एक सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, भूवैज्ञानिक संरचना। भूवैज्ञानिक संरचना का मतलब होता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब पृथ्वी के अंदर तक भारत बना किससे है? भूवैज्ञानिक संरचना वह सेल समूह की, सेल समूह की भिन्नता के आधार पर, भिन्नता के आधार पर भारत के 3 भूवैज्ञानिक खंड हैं। भारत के 3 भूवैज्ञानिक खंड हैं, मतलब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किससे बना उसके आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा आपका हिमालय पर्वतमाला और तीसरा आपका बन गया सिंधु व गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, सिंधु व गंगा का मैदान, सिंधु व गंगा का मैदान। मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन बच्चों के दिमाग में ये हो ना कि सर इतना खतरनाक सवाल नहीं आएगा, हरियाणा पुलिस में तब मैं पढ़ाता नहीं था,
लेकिन हरियाणा में नहीं पढ़ाता था, राजस्थान में एक बच्चे ने मेरे को एक दिन दिखाया कि सर हरियाणा पुलिस में एक सवाल आया है कि भारत में कुल कितनी नदियां हैं। ये सवाल आया था कि भारत में कुल कितनी नदियां हैं, ये गूगल को नहीं मिला था 10 दिन तक सवाल। तो भारत हरियाणा में जो पेपर होते हैं ना, उनका लेवल बहुत खतरनाक होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। हाँ, इतनी बात क्लियर है तो एक बार आप कमेंट कर दो। भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब पृथ्वी बनी किससे है, भारत किससे बना है, इसके आधार पे 3 समूह: प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वतमाला, सिंधु व गंगा का मैदान। अगली बात पे चलते हैं, भारत के 43% भाग पर मैदान, भारत के 43% भाग पर मैदान, 28% भाग पर पठार, 18% भाग पर भारत में पहाड़ियां हैं, भाग पर पहाड़ियां और 11% भाग पर पर्वत हैं, पर्वत। ये आपकी स्थिति है। भारत में यदि हम देखें तो क्या स्थिति है, रेखा राणा करी सर कितनी नदियां, तू बता भाई, मैं क्या बताऊं भारत में कितनी नदियां, पहले तू बता, मैं तो लास्ट में बता दूंगा। अच्छा, गूगल करके सर्च करके बता देना चाहिए आप। ये आपके सवाल आया हुआ हरियाणा पुलिस में, हरियाणा पुलिस में नहीं आया तो किसी और में आया होगा, हरियाणा में आया हुआ है। भारत के 43% भाग पे मैदान, मतलब ओवरऑल भारत को 100% मान ले सब जगह, तो भारत के 43% भाग पर मैदान है, जो बहुत बड़ा प्रतिशत है। विश्व के देशों को देखें तो ये बहुत बड़ा प्रतिशत है। और 28% भाग में भारत में पठार है, 18% भाग पे पहाड़ियां हैं और 11% भाग पे पर्वत है। ये भारत की स्थिति है। इतनी बात क्लियर है। अब सवाल आता है, भारत को भौतिक दृष्टि से 4 प्रदेशों में बांटा जाता है। भारत को भौतिक दृष्टि से 4 प्रदेशों में बांटा जाता है। इसकी कोई फिक्स नहीं होती, 5 में बांट लो, 6 में बांट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और पहला हमारा होता है, ए डाल के लिखेंगे हम, ए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अभी बताऊंगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, भारत में सबसे पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश होता है। दूसरा आपका होता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा आपका होता है प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा आपका भौतिक प्रदेश जो होता है वो होता है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ये आपके भौतिक प्रदेश होते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। पठारे क्या होता है, क्या लिख दिया बेटा, मेरे समझ में नहीं है आपने क्या कमेंट लिखा है। किरण दोबारा से लिख भाई, पठारे ये क्या होता है, पठार क्या होता है, ये पूछना चाह रहे हो क्या? पठार क्या होता है एक बार कमेंट करो, फिर बताता हूं। चलो बता ही देता हूं। ये भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं। अब सवाल आ जाए कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, और ये चारों ऑप्शन आ जाए तो उत्तर क्या आएगा बताओ। क्वेश्चन आ गया भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, और ये 4 ऑप्शन में आ गए तो बताओ क्या उत्तर आएगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर पठार क्या होता है, सब बातें बता देता हूं। सबसे पहला आप देखो मैदान क्या होता है। एक बात तो नीचा भाग होता है,
दूसरी बात, अवसाद के जमाव से बनता है, जमाव से बनता है, दूसरी बात। ठीक है, अब आप देखो, जैसे मान लो ये पर्वत है, ये पर्वत है, देखो ये मान लो यहां पे समुंदर है, ये समुंदर है, आप ऐसे समझ लो इसको, मामले को, और यहां से एक नदी आ रही है पर्वत से, तो ये तो क्या हो गया, पर्वत। अब देखो ये वाला भाग पर्वत है, अब ये वाला जो भाग है ना, ये पठार है, पठार। पठार, पठार क्या होता है? सब बच्चे बता रहे हैं बी, उत्तर का विशाल मैदान। गलत उत्तर है भाई, सबका गलत है उत्तर, ये आपका गलत उत्तर है। जो मैंने सवाल पूछा उसका उत्तर आपका सही नहीं है। ये पठार है, और जब ये नदी यहां आके यहां आएगी तो रेत मिट्टी का जमाव करेगी, तो ये जो सबसे नीचा भाग है ये क्या है, मैदान। मैदान है, मैदान अवसादों के जमाव से बनता है, मिट्टी के जमाव से बनता है। समझ में आई क्या बात? और पठार क्या होता है? पठार का मतलब होता है अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा भाग, जो तीवर ढाल वाला होता है लेकिन ऊपर से समतल होता है। आप ऐसे कह सकते हो, ए टेबल लैंड, ए टेबल लैंड इज कॉल्ड प्लेटू। प्लेटू कहलाती है, पठार कहलाती है। पर पठार जो होता है वो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है, ऊपर से समतल होता है, और इसका निर्माण मैक्सिमम लावा से होता है। लावा से, लावा से मतलब चट्टानी संरचना वाला भाग होता है। जब ऊपर से नुकीला होता है, नुकीला, तो हम उसको बोलते हैं पर्वत, तो उसको पर्वत बोलते हैं। मैदान सबसे नीचा भाग होता है, और जहां सेडिमेंटम डिपोजिशन होता है, अवसादों का जमाव होता है। अब सब सी देने लग गए, मेहनती बालक सी, विनय कुमार बी। ये बात समझ में आ गई क्या? बताओ भी, आपको मैदान क्या होता है, पठार क्या होता है, और आपका पर्वत क्या होता है, तीनों चीजें क्लियर है। अब दोबारा से आपसे ये सवाल पूछ लेता हूं, फिर आपको आंसर बता देता हूं। हाँ, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? नंबर 1 उत्तर का मैदान, नंबर 2 हिमालय, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, और नंबर 4 आप ऐसे लगा लो, ऐसे आ जाए, तटीय मैदान। अब बताओ, और आपको पता है कि भारत में यदि हम देखें तो मैदान कितना है, 43%, पठार कितना है, 28%, 29%, 29, और आपका पर्वत कितने हैं, 11%, और पहाड़ियां कितनी प्रतिशत हैं, 18%। ये आपका मामला था। अब आप सवाल का आंसर बता दो। ये अंकित अलेवा सिटी जींद, अंकित अलेवा सिटी जींद, ये आपका राइट आंसर है। ये सही आंसर इतना है। आपको पता होगा प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल जो होता है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। हाँ, पहाड़ी और पर्वत अलग अलग होते हैं। 1100 मीटर से नीचे का भाग जो होता है वो पहाड़ी होता है, और 1100 मीटर से ऊंचा भाग होता है वो पर्वत होता है। वैसे ऐसी कोई फिक्स ऊंचाई नहीं होती, एक ये कहा जाता है जो दूर से क्लियर दिखे ऊंचा भाग वो पर्वत होता है, और जो छोटा पर्वत होता है उसको पहाड़ी कहते हैं। वैसे ये वाली बात होती है। अब इसका राइट आंसर क्या है? 3 नंबर है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो अब आपके दिमाग में क्लियर बात आएगी, तो फिर सर इसमें फर्क क्या है? यही बात आपको सीखनी है भाई, यही बात आपको सीखनी है।
देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसके अलावा मैं कोई बात मेरे घर से नहीं लाता, लेकिन जो बातें लिखी हैं वो पेपर में कैसे आएंगी, आपको सीखनी कैसे है, ये बात मैं आपको बखूबी बताने वाला हूं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको एक बात देखनी है कि भारत के जैसे प्रायद्वीपीय पठार आ गया, तो क्या प्रायद्वीपीय पठार में पूरे में पठार है? क्या हिमालय में पूरे में ही पर्वत है? ना भाई, हिमालय में भी कश्मीर घाटी है, हिमालय में भी मैदान है, हिमालय में भी कश्मीर घाटी है, मैदान है। और मैदान जब आपका होता है तो आप समझ गए क्या होता है, तो वो पर्टिकुलर यदि उधर से देखे तो मैदान में शामिल होगा। भौतिक प्रदेश होता क्या है? भौतिक प्रदेश होता है ऐसा प्रदेश जिसमें किसी एक स्थल रूप की प्रधानता हो। जैसे हिमालय पर्वत है तो उसमें पर्वत ज्यादा है, लेकिन उसमें पठार भी है, उसमें मैदान भी। प्रायद्वीपीय पठार है तो प्रायद्वीपीय पठार में सारा ही पठार थोड़ी नहीं है, पहाड़ियां भी है, मैदान भी है। अभी आपको बताता हूं, जैसे ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया उसको क्लियर करके बताता हूं आपको। जैसे ये आपका भौतिक प्रदेश जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है। अब बताओ, ये वाला और ये वाला मेघालय के पठार तक, क्या ये प्रायद्वीपीय पठार में केवल पठार है? ना भाई, मतलब ही नहीं है। इधर तो आपके ये तो पहाड़ी है अरावली, इधर भी आपके एक पहाड़ी है विंध्याचल, विंध्याचल, इधर भी आपके एक पहाड़ी है सतपुड़ा, और इधर भी आपके एक पहाड़ी है पश्चिमी घाट, और इधर भी आपके एक पहाड़ी है पूर्वी घाट, और इधर भी आपके एक पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी। बताओ, इतनी तो पहाड़ी है प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय पठार में इतनी तो पहाड़ी है। और फिर नदियां निकलेंगी, जैसे मान लो आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये कावेरी मैदान भी तो बनाएगी भाई। नदी अपने आसपास के क्षेत्र में मिट्टी तो जमा करेगी, तो ये फिर ये क्या बनाएगी? मैदान बनाएगी। अब प्रायद्वीपीय पठार में ऐसा थोड़ी कि मैदान है ही नहीं, मैदान तो है ही। ये पीले वाला मैंने जो कर दिया है मैदान है, तो पठार तो कुछ कुछ भाग ही बचा। या आपकी मान लो नर्मदा नदी बह रही है, तो क्या होता है, जैसे प्रायद्वीपीय पठार भौतिक प्रदेश का मतलब है कि इसमें मेजोरिटी में कौन मिलता है? पठार मिलता है। ऐसा नहीं है कि 100% पठार मिलता है। और भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है, जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है क्या बात? बताओ, इतनी बात क्लियर है क्या? ये बता दो भाई। चले अगली बात पे चले, देखते हैं हम। ये हमारा भारत है, इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं हिमालय कहाँ है। तो आप हिमालय देखोगे तो आपको पता चलेगा यहां हमारी पहली पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम। इसके बाद हमारी एक श्रेणी यहां है, इस वाली श्रेणी का नाम है लद्दाख। फिर हमारी एक श्रेणी ये वाली है जिसका नाम है जास्कर, जास्कर। ठीक है, ये आपकी काराकोरम, ये आपकी लद्दाख, और ये आपकी जास्कर, 3 पर्वत श्रेणी। इन तीनों पर्वत श्रेणियों का नाम होता है ट्रांस हिमालय, इसका नाम होता है ट्रांस हिमालय। इसके बाद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा हमारे यहां से एक पर्वत श्रेणी शुरू होती है और यहां तक फैली होती है लगातार, इसका नाम होता है मुख्य हिमालय। क्या नाम होता है? मुख्य हिमालय। इसके जस्ट नीचे एक और हिमालय होता है, वो भी लगातार नहीं फैला होता, क्योंकि उसको क्या होता है, मुख्य हिमालय से आने वाली नदियां जगह जगह से काट देती है और ये ऐसे हो जाता है। फिर इसके नीचे एक और हिमालय होता है जिसको हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय। अब आपको पता होना चाहिए इस वाले हिमालय का नाम होता है मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। इस वाले का नाम होता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। इस वाली श्रेणी का नाम होता है शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। और इन तीनों को एक साथ हम कहते हैं
क्या? महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। इधर आपके एक पर्वत होता है, इधर आपके एक पर्वत होता है, इस वाले पर्वत का नाम होता है, इस वाले का नाम होता है पूर्वांचल। क्या नाम होता है? पूर्वांचल हिमालय, क्योंकि ये भारत के पूर्वी भाग में होता है, इसका नाम होता है पूर्वांचल हिमालय। ये यहां से लेके अंडमान निकोबार तक फैला होता है, ये पूर्वांचल हिमालय होता है। इसके बाद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो ये वाला भाग है, ये वाला यहां से लेके ये वाला और इधर यहां तक और इधर यहां तक, ये वाला भाग हमारा क्या होता है? ये होता है प्रायद्वीपीय पठार। क्या होता है अभी? ये प्रायद्वीपीय पठार होता है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार होता है। ओके, इसके यहां से जो भाग कटोगे, यहां से लेके यहां तक, ये वाला आपका क्या बच गया? ये वाला हम बात करें तो जैसे मान लो हम इसको मान लेते हैं, इस वाले भाग को, ये तटीय मैदान बच गया, ये तटीय मैदान होता है। ये पूर्वी तटीय मैदान थोड़ा चौड़ा होता है, पश्चिमी तटीय मैदान पतला होता है, ये तटीय मैदान होता है। और यहां से लेके यहां तक ये जो बच गया ना, देखो यहां से लेके यहां तक, ये वाला क्या बच गया? उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। ये आपके भौतिक प्रदेश थे। निशु बेटा सीईटी में क्यों नहीं आएगा मुझे ये बताओ। आप जब ये सवाल ऐसे कर, भारत की भूगोल आएगी क्या? हाँ भाई, भारत की भूगोल आएगी क्या बता? और आएगी तो फिर ये भी आएगा ही, है ना, सारी बातें आएंगी बेटा। ऐसा कोई हम फालतू क्यों पढ़ाएंगे बताओ, हमें क्या फायदा होना है? अच्छा, कोचिंग वाले जो कोचिंग चलाते हैं वो ऐसे बावड़े नहीं होते बेटा, वो वही चीज पढ़ाते हैं जो परीक्षा में आती है। ट्रांस हिमालय क्या होता है सर? सबसे ऊपर वाले हिमालय का नाम है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ये नाम दिए गए हैं भाई। ये ट्रांस का मतलब ऐसे तो आर पार का नाम होता है, ये आपका ट्रांस हिमालय। इसमें 3 श्रेणी। सवाल पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी 3 श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई तो फिर आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। बताओ, और फिर आगे की बात हम कल करेंगे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ये जो है वो एक्चुअली कल से शुरू होगा।